फ्रेंड्स, आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्लो लर्नर्स, अर्थात सीखने में मंद गति रखने वाले छात्र। इसमें हम जानेंगे ये कौन से छात्र होते हैं, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो एक स्लो लर्नर है उसको हमें शिक्षा में क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और रोल ऑफ टीचर अर्थात शिक्षक को इस क्षेत्र में अपना रोल किस तरह से निभाना चाहिए ताकि स्लो लर्नर को हम सामान्य स्टूडेंट्स की श्रेणी में ला सकें। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लो लर्नर। तो मंदगति से चीज़ सीखने वाले बालक ऐसे बालक होते हैं जिनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू होती है, वो नॉर्मल से कम होती है। नॉर्मल आईक्यू हम मान के चलते हैं 90 से लेकर 110 तक की हमारी एवरेज या नॉर्मल आईक्यू होती है, और स्लो लर्नर की आईक्यू इससे कम होती है। ऐसे बच्चे, क्योंकि आईक्यू कम होने की वजह से इनके अंदर ज़्यादा विचार और तर्क करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, और मंद गति से सीखने वाले बालक विद्यालय के जो सामान्य कार्य होते हैं उसमें भी सही ढंग से अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ यह सही ढंग से समायोजन नहीं कर पाते हैं और शैक्षिक दृष्टि से ये बच्चे पिछड़ जाते हैं। इनके विषय में मर्सर महोदय ने कहा है, मंद गति से सीखने वाले ऐसे बालक होते हैं जो विद्यालय में अपर्याप्त कार्य करते हैं, अर्थात जो कार्य करते हैं वो पूरा नहीं होता तथा विशेष शिक्षा के पात्र नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्लो लर्नर है तो इनके लिए कोई स्पेशल स्कूल या स्पेशल शिक्षा हमें देनी है, नहीं। उनका जो बुद्धि का स्कोर होता है मानसिक मंदता वाले बच्चों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। जो मानसिक मंद होते हैं बच्चे, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनका आईक्यू तो 70 से नीचे जाता है, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं इनका आईक्यू लगभग 60 से लेकर 70 के मध्य हो सकता है। इसीलिए हम इनको मानसिक मंद न कहकर स्लो लर्नर कहते हैं, और अगर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो इनकी गति में सुधार लाया जा सकता है। हालांकि इनकी बौद्धिक क्षमता थोड़ी सी कम होती है, जिसके कारण ये सामान्य विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली सामग्री को उतने ही अच्छे ढंग से नहीं सीख पाते जितना कि एक सामान्य बालक। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर। ठीक है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले, क्योंकि इनकी आईक्यू कम होती है जिसकी वजह से ये अपना ध्यान, अपनी एकाग्रता सही ढंग से कंटेंट पर नहीं लगा पाते हैं। साथ ही साथ इनको अगर एक साथ कई सारी चीज़ें याद करनी पड़ जाएं तो ये एडजस्ट ठीक से नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, इनके जो शब्द होते हैं और इनके जो सेंटेंस होते हैं वो आसानी से ये मिला नहीं पाते हैं, उनमें मिलाने में ना धीमे लगते, स्लो हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो बच्चे होते हैं ये धीमी गति से सीखने की क्षमता के कारण कभी कभी भुलक्कड़पन का शिकार भी हो जाते हैं। साथ ही साथ ये जो बच्चे होते हैं इनमें ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी नहीं होती, बहुत कम होती है, अगर होती भी है तो कम होती है। साथ ही साथ अगर इनके सामने किसी समस्या को रखा जाए तो उसके विषय में गंभीर रूप से सोचने में ये असमर्थ होते हैं, क्योंकि वही वाली बात, इनका जो आईक्यू होता है वो लगभग 60 to 90 के मध्य होता है, और जो हाई लेवल की मेंटल ऑपरेशंस करने होते हैं उन्हें ये सही ढंग से नहीं कर पाते, ऐसे मानसिक कार्य नहीं कर पाते जिसमें ज़्यादा बुद्धि की क्षमता आवश्यकता होती है, बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं इन बच्चों के लिए हमें कैसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। एजुकेशन फॉर स्लो लर्नर्स। देखिए, हमारे एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों कहते हैं कि अगर हम अपने टीचिंग मेथड्स में, अपने टीचिंग प्रोसीजर में सुधार कर लें तो इन स्लो लर्नर्स की समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है और इनको सामान्य शैक्षिक कार्यक्रम में लाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि इनके संग कुछ रेमेडियल हमें ट्रीटमेंट देना है। सबसे पहला उसमें आ जाता है हमारा मोटिवेशन। बच्चे को अगर समय समय पर अभिप्रेरित किया जा सके, इस पहली बात तो उस पर इंडिविजुअल ध्यान देना है। ध्यान देने के साथ साथ ऐसे बच्चे को समय समय पर मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम उसे मोटिवेट करते रहें और उसका सही ढंग से मार्गदर्शन करते रहें तो वह अपने कार्य को सही ढंग से कर सकता है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल अटेंशन, क्योंकि ऐसे बच्चे विशेष ध्यान की पात्र होते हैं। अगर हम इन्हें सामान्य बच्चों के साथ
कंपैरिजन करते हैं तो हमें लगता है कि इनमें वास्तव में इन्हें ज़्यादा अटेंशन की आवश्यकता होती है। इसीलिए अगर हम इन पर व्यक्तिगत ध्यान देंगे तो इनकी इस समस्या को पहचान कर हम काफ़ी हद तक उसे दूर करने में सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमें बढ़ाना है, वो मोटिवेशन के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। जब उनको इंडिविजुअली अटेंशन देंगे तभी इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है जब ये क्लास में अपना सही ढंग से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर हम इन्हें समय समय पर मोटिवेट करते रहें, इनके अंदर इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते रहें, तो ये जो बच्चे हैं ये सही ढंग से कक्षा में अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ सभी शैक्षिक क्रियाओं में को करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है इजी करिकुलम। इनके लिए जो करिकुलम बनाया जाता है, पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए, वो भी थोड़ा सा, जब मान लीजिए हम कोई पेपर बनाते तो आपने देखा होगा पेपर में हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। उस पेपर को देखते ही हमें लगता है अरे बड़ा सरल पेपर है, फिर हम जैसे जैसे पढ़ते चले जाते हैं तो हमें पता चलता है अरे ये तो कठिन है। फिर ऐसा कुछ मौका भी आता है जब बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न होते हैं। इसीलिए जो प्रश्न पेपर क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है वो इसी बात को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि हर तरह का छात्र कम से कम अपनी एबिलिटी के अनुसार उसे सॉल्व कर सके। हेल्दी एटमॉस्फेयर हमें इन्हें दिया जाना चाहिए। स्कूल में टीचर्स का प्रॉपर अटेंशन इन्हें मिलनी चाहिए, उनको हर काम को करने का मौका दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ इनका पीरियोडिक मेडिकल चेकअप किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए इनके अंदर किसी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई शारीरिक अक्षमता है, जैसे खराब स्वास्थ्य है, तो ये सब चीज़ें अगर मेडिकल चेकअप समय समय पर होता रहेगा तो उसका उपचार भी हो जाएगा और उपचार होकर हम उस उपचार के द्वारा उस चीज़ का निदान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं टीचिंग मेथड्स अच्छे यूज़ किए जाने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिससे ये बच्चा आसानी से समझ सके और उससे लाभ उठा सके। साथ ही साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि शिक्षण जितना ज़्यादा हमारा सेंसेस हमारी उसमें एक्टिव रहती हैं, बच्चा उतनी ही सक्रिय होकर उसमें पार्टिसिपेट करता है। दीज वर सम एजुकेशन, इनके लिए क्या क्या हमें एजुकेशन करनी चाहिए उसके विषय में हमने डिस्कशन किया। अब हमारा बात आता है रोल ऑफ टीचर। इन बच्चों के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि ऐसे बच्चों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, विशेष शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ उनको जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है वो उनकी रुचि, उनकी एबिलिटी, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से इन बच्चों की कमज़ोरियों का पता लगाया जाना चाहिए ताकि उन कमज़ोरियों का पता लगाकर हम उसमें सुधार कर सकें। नेक्स्ट, टीचर को इन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। पढ़ाते समय ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। बच्चों को शिक्षा के लिए अभ्यास पर अधिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रैक्टिस करवाई जानी चाहिए। जितना ज़्यादा वो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतना ही वो कंटेंट उसके लिए हितकर होता चला जाएगा। इनको इनके कार्य पर प्रशंसा, पुरस्कार इत्यादि दिए जाने चाहिए ताकि मोटिवेट होकर यह अपने कार्य को और अच्छे मन से कर सके। ठीक है। इसके साथ साथ इनका जो टाइम टेबल है वो भी ऐसा हो जिसमें इनको एजुकेशनल के साथ साथ वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग करवाई जाए ताकि यह अपनी समस्याओं को, अपनी क्षमताओं को जानकर उनका निदान कर सकें। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इन बच्चों के लिए प्रॉपर टीचिंग की व्यवस्था करते हैं तो स्लो लर्नर्स को हम काफ़ी हद तक एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में लाने में सफल हो सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक छोटा सा वीडियो स्लो लर्नर्स के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सजेशन दीजिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में उसमें सुधार कर सकूं। ओके।